नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम अंतःस्रावी तंत्र में हार्मोन्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र से। देखिए, मानव शरीर का निर्माण कई अंगों से होता है और अंगों से मिलकर ही अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र के माध्यम से ही शरीर विभिन्न कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। अब अंगों के बीच में एक अंग किसी दूसरे अंग को प्रभावित ना करे, इसके लिए उनमें नियंत्रण, समन्वय एवं संचालन के लिए एक तो तंत्रिका तंत्र होता है और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र, राइट, अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो कि मानव शरीर के अंगों के कार्यों का संचालन, नियंत्रण एवं उनमें समन्वय स्थापित करता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है। राइट, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ग्रंथियां या ग्लैंड्स किन्हें कहते हैं। तो देखिए, ग्रंथियां या ग्लैंड्स ऐसे मानव अंग हैं जो कि स्रावी कोशिकाओं से क्या होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं। राइट, तो मानव शरीर के ऐसे अंग जो स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं तथा तरल पदार्थों का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। राइट, तरल पदार्थों का स्रावण करते हैं। राइट, तो मानव शरीर के ऐसे अंग जो स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं तथा तरल पदार्थों का स्रावण करते हैं, उन अंगों को ही ग्रंथियां या ग्लैंड्स कहा जाता है। राइट, ये जो ग्रंथियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। राइट, तो ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? देखिए, बहिर्स्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो नलिका युक्त होती हैं या जिनमें डक्ट्स पाए जाते हैं, अर्थात इनसे निकलने वाला तरल पदार्थ जिसे एंजाइम कहा जाता है, एंजाइम इन बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलकर सीधा विशेष अंग तक पहुंचता है। तो वे ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं, उन ग्रंथियों को ही क्या कहा जाता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और इनसे निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसको ही क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। राइट, दूसरा प्रकार हो जाएगा यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो नलिका क्या होती है, विहीन होती है, अर्थात इनमें डक्ट्स नहीं पाए जाते हैं या ये क्या होती हैं, डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं। और इनसे निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। राइट, जो हमारे शरीर की श्वेत ग्रंथियां हैं या तेल ग्रंथियां हैं वो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। वहीं जो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थैलेमस ग्रंथि है, ये सभी ग्रंथियां जो हैं वो हो जाएंगी अंतःस्रावी ग्रंथियां। फिर तीसरी क्या हो जाएंगी, मिश्र ग्रंथियां हो जाएंगी। राइट, मिश्र ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनका एक भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में तथा दूसरा भाग बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, उन्हें ही मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, अग्नाशय या पेनक्रियास जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। अंत में हम यहाँ पर हार्मोन को भी समझते हैं, जिसकी परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी है कि देखिए, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला वह कार्बनिक यौगिक होते हैं या वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर विशेष अंगों एवं ऊतकों के कार्यों को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। उन कार्बनिक यौगिक को ही क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। क्लियर। और हम यहाँ पर जो है
हार्मोन विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में जो है पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के बारे में समझ लिया है। फिर उसके बाद में हमने पीनियल ग्रंथि को भी समझ लिया है, और तीसरा जो है हमने थायराइड ग्रंथि को भी क्या है समझ लिया है। अब हम यहाँ पर अगली जो ग्रंथि है उसको समझते हैं और उससे निकलने वाले हार्मोन को भी यहाँ पर समझेंगे। तो अगली हो जाएगी परावटु ग्रंथि हो जाएगी, राइट। तो देखिए परावटु जो ग्रंथि होती है, परावटी ग्रंथि जो है, परावटु ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो पीलापन लिए हुए होती, अर्थात इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। और जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि के दोनों पलकों के जो है पृष्ठीय भाग में धसी हुई होती है। हमने देखा था कि जो थायराइड ग्रंथि है वो श्वास नली के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे अवस्थित होती है, वहीं थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियों के पृष्ठीय भाग में कौन सी ग्रंथि होती है, परावटु ग्रंथि, या फिर क्या हो जाएगी, पैराथायराइड ग्लैंड्स हो जाएगी, राइट। यहां पर ये परावटु है, राइट। तो परावटु ग्रंथि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये पीले रंग की अंडाकार ग्रंथि होती है, और यह थायराइड ग्रंथि के दोनों पालियों के पृष्ठीय भाग में क्या होती है, धसी हुई होती है। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो हम यहाँ पर ये जो है पैराथायराइड ग्रंथि की परिभाषा या एक तरीके से अवस्थिति बता सकते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि पीलापन लिए हुए अंडाकार ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर में जो है गले में थायराइड ग्रंथि के दोनों पालियों के पृष्ठीय भाग में धसी हुई होती है। और इस ग्रंथि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है जो कि रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन को पढ़ते हैं। तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन को पैराथार्मोन भी कहा जाता है, और यह रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अर्थात यह रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोट आयनों की संख्या का नियमन करता है। पैराथार्मोन हार्मोन तब मुक्त होता है जब रक्त में कैल्शियम की क्या होती है, कमी होती है। तो जैसे ही हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, और हम समझिए, आप समझिए कैल्शियम जो है वो अस्थियों का या हड्डियों का संरचनात्मक क्या होता है, घटक होता है। इसीलिए कैल्शियम हमारे शरीर को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जब कैल्शियम की कमी होती है उस समय पर पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है, और यह हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में इसके पुनरावशोषण को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जैसे ही पैराथार्मोन हार्मोन क्या होगा, स्रावित होगा, उससे कैल्शियम का क्या हो जाएगा, अवशोषण, एवं वृक्क में इसका पुनरावशोषण क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमारे रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है वो नियत बनी रहेगी। साथ ही साथ यह विटामिन डी तथा थायरोकैल्सिटोनिन से मिलकर क्या करता है, कैल्शियम की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। तो विटामिन डी एवं थायरोकैल्सिटोनिन के साथ में मिलकर कैल्शियम की जो आदर्श मात्रा होती है उसको बनाए रखता है। जैसे अगर कैल्शियम कम होगा तो ये क्या करेगा, इस हार्मोन का स्रावण होगा और उससे कैल्शियम का अवशोषण बढ़ेगा, वृक्क में पुनरावशोषण बढ़ेगा, जिससे कैल्शियम की आदर्श मात्रा क्या होगी, बनी रहेगी। फिर पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला दूसरा हार्मोन कौन सा हो जाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हो जाएगा। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के सी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है, और ये पैराथायराइड जो हार्मोन है इसके विपरीत कार्य करता है।
कैसे? जब हमारे शरीर में या रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है और इससे वृक्क में इसका क्या होता है? पुनरावशोषण होता है, अर्थात मूत्र में कम से कम कैल्शियम जो है वो बहता है, राइट। वहीं जो थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन होता है ये रक्त के ये जो है ये पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, जो कि थायराइड ग्रंथि की सुई कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और यह मूत्र में कैल्शियम का क्या करता है? उत्सर्जन बढ़ाता है। तो पैराथार्मोन जो हार्मोन है ये पुनरावशोषण को बढ़ाता है, अर्थात मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन क्या होता है? कम होता है। वहीं जो थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन है ये कैल्शियम का उत्सर्जन क्या करता है? बढ़ाता है, राइट। तो जो पैराथायराइड हार्मोन है, राइट, और विटामिन डी, इन दोनों के माध्यम से जो पैराथायराइड हार्मोन है ये रक्त में कैल्शियम की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है, राइट। अगली ग्रंथि हो जाएगी थाइमस ग्रंथि हो जाएगी, राइट। थाइमस ग्रंथि द्विपालित होती है, जो कि हमारे हृदय के आगे अवस्थित होती है। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है ये द्विपालित ग्रंथि होती है और हृदय के आगे अवस्थित होती है। यह मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो बुढ़ापा आते तक पूरी तरीके से क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। उसका कारण ये है कि युवा अवस्था में, राइट, थाइमस ग्रंथि युवा अवस्था में सक्रिय होती है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है? ये अवघटित होती जाती है, राइट। तो युवा अवस्था में सक्रिय होती है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये अवघटित होना शुरू हो जाती है और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा आते आते यह क्या होती है? लुप्त हो जाती है। तो शरीर की एक ऐसी ग्रंथि जो समय के अनुसार अवघटित होती है थाइमस ग्रंथि होती है, साथ ही बुढ़ापा तक लुप्त हो जाती है थाइमस ग्रंथि होती है। और थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन, थाइमीन फर्स्ट और थाइमीन सेकेंड नामक हार्मोन का क्या होता है? स्त्रावण होता है। यहाँ पर जो कलर है इनके लिए विशेष कलर चूंकि मैं नहीं दे पाया हूँ तो आप समझें, इनसे जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन, थाइमीन फर्स्ट और थाइमीन सेकेंड जो है हार्मोन का क्या होता है? स्त्रावण होता है। और ये जो थाइमीन फर्स्ट सेकेंड और जो थाइमोसिन हार्मोन है ये लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं, विशेषकर टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं उनको बनाने में मदद करता है। तो थाइमस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन लिम्फोसाइट कोशिका बनाने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं और ये लिम्फोसाइट क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं, जिससे हमारे शरीर में सुरक्षा तंत्र क्या होता है? निर्मित होता है। अर्थात थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन लिम्फोसाइट कोशिकाओं को बनाने में सहायता करता है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाकर सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में सहायक होती हैं और इसी तरीके से अगर हम देखें तो थाइमस ग्रंथि के हार्मोन के कारण ही हमारा जो है सुरक्षा तंत्र भी उचित तरीके से कार्य कर पाता है। चूंकि ये ग्रंथि आयु बढ़ने के साथ साथ जो है अवघटित होती रहती है, यही कारण है कि बुढ़ापे तक जो है ये ग्रंथि अवघटित हो जाती है और बुढ़ापे में चूंकि ये ग्रंथि नहीं होती है अर्थात थाइमीन का स्त्रावण घट जाता है। यही कारण है कि बुजुर्ग व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। क्लियर? अब हमारी अगली ग्रंथि हो जाएगी अधिवृक्क ग्रंथि, या जिसको क्या कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। देखिए, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है या एड्रिनल ग्रंथि होती है ये पीले रंग की टोपीनुमा एक छोटी सी ग्रंथि होती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि पीले रंग की टोपीनुमा एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो कि वृक्क के ऊपरी सिरे पर क्या होती है? स्थित होती है, राइट। तो ये हमारी जो किडनी है, वृक्क है या गुर्दा है, उनके
ऊपरी शरीर पर स्थित होती है। पीले रंग की टोपीनुमा क्या होती है? ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को ही सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। अधिवृक्क जो ग्रंथि है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, राइट। अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और जो अधिवृक्क ग्रंथि का अंदरूनी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदरूनी भाग को एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। जिसमें से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये ग्रंथि का 75 से 90% भाग होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही लगभग 40 से 50 प्रकार के क्या होते हैं? हार्मोन स्त्रावित होते हैं और इन हार्मोनों को ही कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। फिर दूसरी हो जाएगी एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल ग्रंथि के आंतरिक भाग को एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं और यह ग्रंथि का 10 से 25% भाग होता है। एड्रिनल मेड्यूला अर्थात एड्रिनल ग्रंथि के आंतरिक भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा? एड्रिनलिन हो जाएगा। देखिए एड्रिनलिन हार्मोन को एड्रिनिल एवं इप्रेफ्रीन हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रिनलिन हार्मोन को एड्रिनिल एवं एप्रिनेफ्रिन जो हार्मोन है ये भी कहा जाता है। एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका कारण ये है कि जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है ये आरेखित पेशियों में क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। साथ ही साथ ये हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव, व्यस्त की अवस्था या जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें ये स्त्रावित होने लगता है, जिससे इन संकटकालीन जिसमें जीवन संकट होता है उनमें उचित निर्णय लेने का जो है ताकत आ जाता है। इसीलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है ये आरेखित पेशियों को उत्तेजित करता है, साथ ही साथ ये क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं संकटकालीन परिस्थितियों में स्त्रावित होता है, जो निर्णय लेने में क्या कहता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे कई बार विषम संकटकालीन स्थितियों में जीवन की सुरक्षा भी हो जाती है। इसीलिए इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, राइट। यह हार्मोन जो है वो हृदय स्पंदन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसके कारण ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट। पुतलियों को जो है फैलाता है और साथ ही साथ इसके कारण ही आरेखित पेशियों में उत्तेजना जो है उत्पन्न होती है। इसीलिए सामान्य स्थितियों में व्यक्ति जो कार्य नहीं कर पाता है वो इस हार्मोन के स्त्रावण से ही हो जाता है। जैसे तेज दौड़ना हो जाएगा या लंबी कूदना हो जाएगा। सामान्य स्थिति में अगर आप 3 फीट ऊंचे थे और आपके पीछे अगर कुत्ते लगे हुए हैं या शेर है तो आप 5 फीट की जो है दीवार को भी कूद सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रश्न आपके जीवन का है और आप जान बचाने के लिए बहुत ही तेजी से क्या कर सकते हैं? भाग सकते हैं, राइट। तो क्योंकि इस हार्मोन के कारण ही जो है व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है और यह विषम जो संकटकालीन स्थितियां हैं उनसे लड़ने के लिए, राइट, और तेज जो है स्फूर्ति देने के लिए जो है प्रेरित करता है। इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी कहा जाता है, राइट। अब दूसरा जो हार्मोन हो जाएगा तो यहां पर अगर हम देखें तो एड्रिनल मेड्यूला से पहला हो गया एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको क्या कहते हैं? उठो और लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। और दूसरा हो जाएगा नॉर एड्रिनलिन या फिर जिसको क्या कहा जाता है? नॉर एपिनेफ्रॉन हार्मोन भी कहा जाता है। नॉर यहाँ पर डैश है, एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्राइन हार्मोन भी कहा जाता है। तो जो नॉर एड्रिनलिन हार्मोन है ये दोनों, एक तो एड्रिनलिन और क्या हो जाएगा? नॉर एड्रिनलिन, ये दोनों हार्मोन अपने कार्यों द्वारा स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है उसको नियमित रूप से गतिमान रखते हैं। हमारे शरीर में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है,
जो कि मस्तिष्क के नियंत्रण या हम देखें तो जो स्वायत्त रूप से कार्य करता है। और एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन दोनों हार्मोन के स्त्रावण के कारण ही जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वो नियमित रूप से गतिमान होता है। साथ ही साथ नॉर एड्रीनलिन जो हार्मोन है ये रक्त नलिकाओं को सिकुड़ने के बजाय उनके फैलने में सहयोग करता है। साथ ही साथ हृदय की जो गति है, रक्त दाब को सामान्य रखता है। यदि हृदय अचानक एकाएक रुक जाता है तो उसे पुनः चालू करने में जो है नॉर एड्रीनलिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अग्नाशय ग्रंथि को पढ़ते हैं। तो देखिए, अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली ग्रंथि कौन सी हुई? पहली ग्रंथि है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत ग्रंथि को भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो यकृत ग्रंथि के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। तो अग्नाशय ग्रंथि मानव अग्नाशय या पेनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि हो जाएगी यकृत। साथ ही साथ अग्नाशय मानव शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो कि कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात इसका एक भाग बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और दूसरा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये हल्के पीले रंग की होती है। तो अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है और ये एक कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये मानव शरीर में अमाशय एवं ड्यूडोनियम के बीच में क्या होती है? स्थित होती है। अगर हम देखें तो अमाशय के बाद में जो ड्यूडेनियम आता है उसके बीच में ही अग्नाशय उपस्थित होता है। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, हल्के पीले रंग की मिश्रित ग्रंथि है जो कि अग्नाशय एवं ड्यूडोनियम के बीच में उपस्थिति होती है। साथ ही साथ इसके अगर हम देखें तो बहिर्स्रावी भाग से, राइट, इसके बहिर्स्रावी भाग से क्या निकलता है? अग्नाशय रस स्रावित होता है। और हम देखते हैं कि जो इसका बहिर्स्रावी भाग है, बहिर्स्रावी भाग से अग्नाशय रस निकलता है। और अग्नाशय रस जब भोजन में मिलता है तो भोजन में बचे हुए जो जितने भी तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, उन सब के पाचन में अग्नाशयी रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो अग्नाशय के बहिर्स्रावी भाग से अग्नाशयी रस निकलता है जो कि भोजन के सभी घटकों को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं और इसको हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। तो ये हो गया बहिर्स्रावी भाग। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में 3 से 4 प्रकार की कोशिकाओं का झुंड होता है और उसी को ही क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस द्वीप कहा जाता है। और जो लैंगरहैंस द्वीप है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, राइट। तो अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है वो 3-4 प्रकार की कोशिकाओं का झुंड होता है, राइट। और इन कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस द्वीप कहा जाता है। इसी लैंगरहैंस द्वीप में ही अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा, गामा या एफ जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। और लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिकाएं हैं यही अंतःस्रावी, राइट, ये यहाँ पर गलत लिखा है, क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी। तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय की जो लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं हैं वही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं। और इन कोशिकाओं से अलग अलग हार्मोन का स्रावण होता है। जैसे अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन का, डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन का और साथ ही साथ एफ कोशिकाओं से पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का क्या होता है? स्रावण होता है। अब हम जो लैंगरहैंस की द्वीप की जो कोशिकाएं हैं उनसे स्रावित हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीप
की कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है और यह अल्फा कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। ग्लूकागॉन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि यह रक्त में ग्लूकोज के जो है मात्रा को बनाए रखता है, अर्थात यह यकृत में संचित ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदलने के लिए प्रेरित करता है, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है और इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ग्लूकागॉन वह हार्मोन होता है जो रक्त में ग्लूकोज की नियत मात्रा को बनाए रखता है, अर्थात जब कभी भी रक्त की मात्रा कम हो जाती है, शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन है वो यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है, बदलने के लिए प्रेरित करता है और इस तरीके से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ये ग्लूकोज के उत्पादन में भी क्या होता है, सहायक होता है। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। तो देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं से क्या होता है, स्रावित होता है। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे रक्त में ये हमारे रक्त में घुली हुई ग्लूकोज को कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमारे शरीर में अगर अग्नाशय की बीटा जो कोशिकाएं हैं उनसे इंसुलिन की जो है, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, स्रावित होगा। तो जब इंसुलिन का स्तर अच्छा रहेगा तो हमारे शरीर की जो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो रक्त से पचे हुए भोजन अर्थात शर्करा को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। क्लियर। परंतु यदि इंसुलिन का जो है स्त्रावण कम होता है या इंसुलिन का लेवल क्या होता है, कम होता है, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो रक्त से शर्करा को अवशोषित नहीं कर पाती हैं और इस वजह से हमारी कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थ जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि कोशिकाओं में ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और तभी जाकर क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर हमारी कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को या शर्करा को अवशोषित नहीं कर पाएंगी तो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो चूंकि कार्य करने की ऊर्जा होगी तो इससे मस्तिष्क के पास में संकेत जाएगा कि भोजन ग्रहण करना है। भोजन ग्रहण करेंगे तब भी वो जो है कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होगा। इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है, अर्थात जिसमें जो है रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। राइट। तो जो बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला जो इंसुलिन है वो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में घुली हुई शर्करा को अवशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ यह पेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन की दर को भी काफ़ी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। राइट। जब कभी भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में क्या होता है, संचित हो जाता है। साथ ही साथ यह शर्करा एवं वसा के निर्माण में भी सहायक होता है एवं प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। यदि अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन बंद कर दे तो उससे क्या होगा, मूत्र एवं रक्त में, भाई इंसुलिन का अगर उत्पादन बंद हो जाएगा तो हमारी कोशिकाएं रक्त में घुली हुई शर्करा को अवशोषित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति में रक्त में भी जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और मूत्र में भी क्या होगी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। वहीं अगर इंसुलिन का अल्प स्त्रावण होता है, अगर इंसुलिन का स्त्रावण कम होता है तो उससे क्या होगा, मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस नामक क्या होता है, रोग होता है और इसमें भी ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हमारी कोशिकाएं रुधिर से जो है शर्करा को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, इसीलिए ऊर्जा का उत्पादन जो है
हो नहीं पाता है, और जब ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है तो मस्तिष्क जो है भूख का संकेत भेजता है और व्यक्ति बार बार खाना खाता है, जिससे उसकी जो है ब्लड है उसमें शर्करा की मात्रा जो है क्या होती है, बढ़ने लगती है। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से ग्लूकोज जो है वो किसमें, मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है, जिससे मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र क्या होता है, पतला एवं जो है पतला हो जाता है और उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। राइट। अब अगर हम देखें तो इंसुलिन का जब अति स्त्रावण हो जाए, राइट, अगर कम स्त्रावण होगा, स्त्रावण होगा ही नहीं तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर अल्प स्त्रावण होगा तो उससे मधुमेह रोग होगा, और अगर अति स्त्रावण होगा तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही जैसे इंसुलिन का अति स्त्रावण होगा तो कोशिकाएं रक्त की शर्करा को क्या होंगी, अवशोषित कर लेंगी। राइट। इससे तंत्रिका एवं रेटिना की कोशिकाओं में ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप जनन क्षमता, दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है तथा रोगी को क्या होती है, थकावट अधिक महसूस होने लगती है। फिर तीसरा जो हार्मोन हो जाएगा वो हो जाएगा सोमेटोस्टेनिन हो जाएगा। जो सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है ये डेल्टा कोशिकाओं या गामा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है ये पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात यह स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे हम जो पचा हुआ भोजन है उसका लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगली हो जाएंगी जनन ग्रंथियां हो जाएंगी। राइट। तो यहाँ पर नंबर जो है 8वां आएगा, दरअसल नंबर गड़बड़ हो गया, तो अगली हो जाएंगी यहाँ पर जनन ग्रंथियां। देखिए जनन ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो मानव एवं जंतुओं में लैंगिक विकास के लिए एक और तो जनन जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करती हैं, साथ ही साथ लैंगिक विकास के लिए जो लैंगिक हार्मोन है वो इन्हीं जनन ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, स्रावित किया जाता है। तो जनन ग्रंथियां, राइट, जनन ग्रंथियां मानव शरीर में ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो लैंगिक विकास के लिए या प्रजनन के लिए जनन कोशिकाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, साथ ही साथ लैंगिक विकास के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में लैंगिक हार्मोन का क्या करती हैं, स्त्रावण करती हैं। अब जो जनन ग्रंथियां हैं ये पुरुषों एवं महिलाओं में अलग अलग होती हैं। पुरुषों में जो जनन ग्रंथियां हैं उनमें वृषण होते हैं, और स्त्रियों में जनन ग्रंथियों में क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। तो वृषण जो है पुरुषों की जनन ग्रंथियां और अंडाशय महिलाओं की जनन ग्रंथियां हैं, और इन जनन ग्रंथियों से लिंग हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, जो कि नर एवं मादा में लैंगिक अंगों की वृद्धि में, राइट, लैंगिक विकास में, द्वितीय लैंगिक लक्षण एवं लैंगिक व्यवहार आदि के निर्धारण को भी क्या होते हैं, निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात इन जनन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के कारण ही जो है लैंगिक अंगों की वृद्धि होती है, द्वितीय लैंगिक लक्षण स्पष्ट होते हैं, लैंगिक व्यवहार जो है दृष्टिगोचर होने लगता है। जनन ग्रंथि में हो जाएगा अंडाशय। तो जो अंडाशय है वो मादा जनन ग्रंथि है, और अंडाशय मादा के उदर गुहा में क्या होता है, स्थित होता है, और अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन हो जाएगा पुटकीय हार्मोन, जिसको एस्ट्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। अब समझते हैं कि जो पुटकीय हार्मोन है ये कहाँ कहाँ से स्रावित होता है। तो कार्टेक्स में कई छोटी छोटी अंड पुटिकाएं होती हैं, और इनसे ही एस्ट्रोजन का रक्त में क्या होता है, स्त्रावण होता है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, गर्भनाल हो जाएगा। राइट। तो गर्भनाल या प्लेसेंटा भी एक अस्थायी क्या होता है, अंतःस्रावी रचना होती है, और इस अंतःस्रावी रचना से मानव एक देखे थे तो कार्योयोनिक, गोनेडोट्रोपिक, राइट, लैक्टोजन हार्मोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन आदि का क्या होता है, स्त्रावण होता है। तो एक तो गर्भनाल से और ये छोटी छोटी अंड पुटिकाओं से ही जो है पुटकीय हार्मोन का स्त्रावण होता है। जो पुटकीय हार्मोन होता है वो नारी विकास हार्मोन होता है।
अर्थात एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही मादा के लैंगिक लक्षणों में या जो सहायक जनन अंगों का क्या होता है, विकास होता है, और इससे ही लैंगिक जो व्यवहार है, जैसे आवाज का पतली होना हो जाएगा, राइट। इस तरीके जो लैंगिक व्यवहार है वो दृष्टिगोचर होने लगते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोजन के स्त्रावण से ही स्तनों का, अंडवाहिनियों का या गर्भाशय का क्या होता है, विकास होता है, राइट। और एस्ट्रोजन हार्मोन में भी जो एस्टिऑल होता है, ये क्या है, एक प्रमुख हार्मोन है। क्लियर। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या लुटियल हार्मोन हो जाएगा। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो कार्पस लुटियम से ही इसका स्त्रावण होता है। और इस हार्मोन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो प्रोजेस्टेरॉन या लुटियल हार्मोन होता है, ये गर्भधारण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, राइट। इसीलिए इसको गर्भधारण हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा, राइट। रिलैक्सिन हार्मोन भी कार्पस लुटियम द्वारा क्या होता है, स्त्रावित होता है। और यह हार्मोन जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस के मुलायम करता है और तथा गर्भाशय को सिकुड़ने से क्या करता है, रोकता है। अर्थात यह गर्भाशय ग्रीवा को क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे शिशु योनि के माध्यम से बाहर आ जाता है। अर्थात यह बच्चे के जन्म में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। फिर जनन ग्रंथि हो जाएगी वृषण, और वृषण क्या हो जाएगी, नर जनन ग्रंथि होती है। तो जो वृषण जो कि नर जनन ग्रंथि है, ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक जोड़े वृषण होते हैं। अर्थात जो है नर में 2 वृषण होते हैं, और ये ही क्या है, लैंगिक अंग होते हैं। अर्थात इनकी जो है वृषण से ही जो हार्मोन स्त्रावित होता है, उससे ही नर में लैंगिक विकास क्या होता है, लैंगिक विकास होता है। साथ ही साथ जो नर हार्मोन है वो है एंड्रोजन। तो जो एंड्रोजन्स है वो इन्हीं अंतराली कोशिकाओं से क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं। तो नरों में या नर या पुरुष में लैंगिक विकास के लिए वृषण से जो हार्मोन स्त्रावित होता है वो होता है एंड्रोजन्स, और यही लैंगिक विकास के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। एंड्रोजन में प्रमुख क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। तो जो प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन्स हैं उनमें से टेस्टोस्टेरोन एक प्रमुख क्या होता है, हार्मोन माना जाता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी है, और ये पुरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। अर्थात पुरुष के जो लैंगिक लक्षण हैं उनका और लैंगिक जनन ग्रंथियों का विकास इसी एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।